हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और 2027 में प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट का परीक्षा देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो हम आप लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का प्यारे बच्चों जिसका वन शॉट देखने वाले हैं, जिसमें जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक क्वेश्चन देखूंगा। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं प्यारे बच्चों तो चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आज प्यारे बच्चों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये आपका पहला चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे हुए टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिएगा, आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स 2027 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वन सौ। ठीक है, तो एकदम मजे से देखिएगा प्यारे बच्चों, पूरा चीज हम आपको समझा करके चलेंगे, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, बस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला आप लोग का टॉपिक है प्यारे बच्चों विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में विद्युत। तो विद्युत होता क्या है तो आप लोग जानते होंगे विद्युत क्या है। ठीक है, तो देखो विद्युत जो है प्यारे बच्चों दो वस्तुओं को आपस में लगने के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? जो विद्युत होता है प्यारे बच्चों, दो वस्तुओं को आपस में लगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा। मान लो ये दो वस्तु है, ठीक है, इसको आपस में लगड़ेंगे ना तो यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होगा। कहोगे ऐसे कैसे? तो प्यारे बच्चों दो पत्थर को लगोगे तो बताओ चिंगारी उत्पन्न होगा? तो कहोगे हाँ। हम हाथों को ऐसे ऐसे लगड़ेंगे, इस प्रकार से घर्षण करेंगे तो घर्षण के कारण हमारे आवेश में, हमारे हाथ में आवेश उत्पन्न होगा, उसी को तो प्यारे बच्चों विद्युत कहा जाता है। तो यहीं पर बात को समझने वाली बात है कि जब दो वस्तुओं को आपस में लगाते हैं, मतलब चार्ज करते हैं, तो विद्युत उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया जाए आप बाल पे कंघे किए, ठीक है, बाल पे प्यारे बच्चों आप कंघे करोगे कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से आप लोग कीजिएगा और कोई वस्तु को लाइएगा प्यारे बच्चों टुकड़ों को, तो वो आपका आकर्षित होगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार समझिए कि वस्तु विद्युत जो है दो वस्तुओं को आपस में लगाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये प्यार बच्चों वास्तु कोई भी हो सकता है दुनिया का, ये हाथ को भी हम लोग इस प्रकार से लग रहेंगे तो ये भी है कि विद्युत का ही उत्पादन है। ठीक है, तो बात को समझिए, विद्युत समझ गए होंगे। विद्युत होता क्या है? तो विद्युत जो है प्यार बच्चों एक ऊर्जा का ही रूप कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में लगाने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये सबसे बड़ा बेसिक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से हम आपको पूरा बेसिक से क्लियर करवाते चलेंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत न हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों जो भी होगा इसमें आपका आवेश का अध्ययन करेंगे, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश की खोज कैसे किया, फिर उसके बाद आवेश का परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद आवेश का मात्रक देखेंगे, फिर आवेश के गुण, आवेश का क्वांटिकरण, सारा चीज होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से पहले हम लोग विद्युत का परिभाषा जान लेते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, या बैच या पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों विद्युत क्या वो मैं पहले लिख देता हूँ। विद्युत जो है प्यारे बच्चों इसका परिभाषा कहता है, क्या कहता है कि विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में लगाने के कारण उत्पन्न होता है। ये लिख सकते हैं ना? हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं विद्युत क्या चीज है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। क्या चीज का रूप है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, विद्युत क्या चीज है कि विद्युत जो है एक ऊर्जा का रूप है, विद्युत ऊर्जा का रूप है, विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। यहां से एक लिखना जरूरी है। विद्युत एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है जो जो दो वस्तुओं को जो दो वस्तुओं को आपस में लगाने के कारण उत्पन्न होता है। जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण प्यारे बच्चों? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो विद्युत का उत्पादन होगा। यानी यहां से पता चला कि विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जो दो वस्तुओं को, दो या दो से अधिक भी लिख सकते हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। कहते हैं घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण इसको बोल सकते हैं, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका प्यारे बच्चों विद्युत होता क्या है। तो बस इतना याद रखना है,
विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में लगने के कारण उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में लगड़ेंगे, मान लो ये प्यार बच्चों ये वस्तु है, ये वस्तु है, एक दूसरे को प्यार बच्चों लगड़ेंगे तो इसके कारण क्या चीज होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी होगा और साथ में विद्युत का यहाँ पर उत्पन्न भी होगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में लगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। और प्यार बच्चों विद्युत का अध्ययन सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। विद्युत का अध्ययन किसने किया था, तो स्टार मार्क आप लोग लिख लीजिएगा। विद्युत का अध्ययन सर्वप्रथम विद्युत का अध्ययन सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब किया था पता है आप लोग को, 1752 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1752 में किया था। ठीक है, किया था। ये आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने था। ठीक है, वो कैसे अध्ययन किया था वो ये बताएंगे। पहले आप लोग को इतना याद रखना, विद्युत क्या है, तो विद्युत एक ऊर्जा का ही रूप है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में लगने के कारण उत्पन्न होता है। तो इतना तो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा इसमें तो आप लोग का विद्युत का तो काम हो गया कि विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं को लगने के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपका आवेश का गुण स्टार्ट होता था। आवेश का गुण कहता क्या है वो आपको अब समझना। ठीक है, देखो आवेश का अध्ययन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में आवेश का अध्ययन किया था। उन्होंने आवेश के अध्ययन में क्या बताया, उन्होंने सबसे पहले चेक किया, एक प्यारे बच्चों वहां पर कांच की छड़ को लिया गया। क्या लिया गया, कांच की छड़ को और रेशम का कपड़ा कहिए या बिल्ले के खाल। ठीक है, कांच की छड़ को और रेशम के छड़ को उन्होंने लिया, प्रयोग में लिया और उन्होंने रेशम के टुकड़े से मतलब रेशम के कपड़े से कांच को उसमें लग रहा, मान लो ये कांच है। ठीक है, इस कांच को क्या किया, रेशम के कपड़े या बिल्ले के खाल से इस प्रकार से वहां पर रगड़ा। ठीक है, तो रगड़ा प्यार बच्चों, और यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्यार बच्चों ये जो है, मान लो एक कांच की छड़ है, किसकी छड़ है, ये आपका प्यार बच्चों कांच की छड़ है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा ले लेता हूँ, ये किसकी छड़ है, प्रयोग नंबर 1 इनका, तो कांच की छड़ है। ठीक है, ये कांची का छड़ है, तो आपको बस इतना याद रखना ये कांच की छड़ है। ठीक है, कांच की छड़, और इधर में भी उन्होंने दोस्तों कांच का ही छड़ लिया था। किसका छड़ लिया था, कांच का ही छड़ उन्होंने लिया था अपने प्रयोग में दर्शाने के लिए आवेश के बारे में। ठीक है, किसकी छड़ है, तो कांच की ही छड़ है। किसी को कोई दिक्कत है, तो उन्होंने प्रयोग में इन्होंने दिखाया कांच की छड़ लेकर के, और दो कांच की छड़ लिया और इनको किससे लग रहा पता है, बिल्ले के खाल, या तो बोल सकते किससे, बिल्ले के खाल से लग रहा है, या तो इसको बोल सकते रेशम के कपड़े से लग रहा, बिल्ले के खाल से घर्षण। ठीक है, बिल्ले के खाल से दोनों को रगड़ा है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोनों कांच की छड़ को किससे लग रहा है, तो बिल्ले के खाल से। तो प्यार बच्चों यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से लग रहा, तो ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। मतलब कांच था ना, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया कांच ने, तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पे पता है, रेशम के कपड़े पर, यानी कि बिल्ले के खाल में चल गया इलेक्ट्रॉन, यानी कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता उस पर क्या उत्पन्न होता है, ध्यानावेश। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या उत्पन्न होगा, तो आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कोई पदार्थ तो वो उस पर ध्यान आवेश उत्पन्न होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इस पर ध्यान आवेश आ गया। हाँ प्यारे स्टूडेंट, इस पर इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर क्या उत्पन्न हो गया, ध्यान आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, इस पर भी इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या उत्पन्न हो गया, ध्यान आवेश उत्पन्न हो गया। बताओ, दोनों ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी कांच को अपना इलेक्ट्रॉन मतलब के रेशम को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। रेशम जो होता है ना बिल्ली का खाल, वही समझो, उसी को अपना प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन दे दिया।
और जो इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो उस पर क्या उत्पन्न होगा? धनावेश। यानी यहाँ पर कांच धनावेश हो तो आवेशित हो गया और बिल्ले की खाल ऋण आवेशित हो गया। तो यहाँ पर बताओगे तुम लोग, देख करके फिगर देखोगे, समझोगे, तो आपको एक बात ध्यान में आएगा, अच्छा ऐसा बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हुआ? यानी कि दोनों में प्रतिकर्षण होगा ना, बताओ होगा कि नहीं प्यारे स्टूडेंट? प्रतिकर्षण, तो हाँ, दोनों में प्रतिकर्षण अब हो गया। क्या चीज हो जाएगा? ये प्रतिकर्षित का मतलब है ये आपका प्यारे बच्चों दूर जाएगा, ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये उधर की तरफ जाएगा, यानी पास नहीं आना चाहेगा, यार इसको पास में रखेंगे ना तो प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। प्रतिकर्षित क्यों, क्या पता है? क्योंकि समान आवेश में प्रतिकर्षण हुआ, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहां से पता कर लिया कि समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। अच्छा, ये तो प्रयोग नंबर 1 था। प्रयोग नंबर कितना था ये? प्रयोग नंबर आपका ये 1 था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक है। प्रयोग नंबर 1 था, उन्होंने कांच की छड़ को लिया, उन्होंने रेशम के कपड़ों से रगड़ा, तो वहां पर यही उन्होंने देखा कि यहाँ पर आपका प्यार बच्चों समान आवेश में प्रतिकर्षित हो जा रहा है, यानी एक दूसरे को से दूर भाग रहे हैं। अब प्यार बच्चों इन्होंने इसी के तरह, इसी के आधार पर दूसरा प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया पता है? एक कांच की छड़ लिया, दूसरा एवोनाइट की छड़ लिया, ठीक है। एक कांच की छड़ और दूसरा एवोनाइट की छड़ लिया। तो अच्छा, इसी का प्रयोग नंबर 2 आवेगा। हाँ, एकदम ध्यान पूर्वक समझो, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। प्रयोग नंबर 2 देखो, प्रयोग नंबर 2 में ठीक इसी प्रकार का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। क्या प्रयोग किया? कि इन्होंने कांच की छड़ को इस प्रकार से लटका डाला। क्या डाला? लटका डाला। ये आपका प्यार बच्चों कांच की छड़, और इधर में आपका पता है किसका छड़ अब की बार है? एवोनाइट की छड़ है। किसकी छड़ है? एवोनाइट की छड़। किसकी छड़ है ये? एवोनाइट की छड़ है। एवोनाइट, ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। एबोनाइट कोई 200 हाथों वगैरह, तो ये आप लोग को ध्यान रखना, एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखोगे, एबोन आपको पता है कि कांच की छड़ जो होता है बिल्ले की खाल से लगा जाता है, तो इस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी इस पर धन आवेश है, तो कहोगे हाँ इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। अच्छा, इस पर तो आपको पता है कि धन आवेश उत्पन्न होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है। ये देखो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। अब इस पर देखोगे एवोनाइट है, तो बताओ एवोनाइट जो है प्यारे बच्चों, इस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, मतलब इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। जब इसको बिल्ले के खाल से लगड़ा गया ना, रेशम की खाल से लगड़ा गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लिया, और जो इलेक्ट्रॉन कर लेता है उस पर क्या उत्पन्न होता है? ऋण आवेश, यानी इस पर प्यार बच्चों ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होने के कारण ये आपका पता है आकर्षित आप कर लेगा, यानी कि आप लोग देखेंगे यहाँ से, इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश, और आपको पता है कि असमान कोई भी चीज होता है ना एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे के पास आना चाहेगा, ठीक है। ये इसके पास आना चाहेगा, फिर ये इसके पास आना चाहेगा, यानी कि इसके बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये क्या चीज कर देता है? विकर्षित कर रहा था, यानी प्रतिकर्षित कर रहा था, और ये करेगा आकर्षित, ठीक है, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित ये करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या चीज होगा? ये आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। प्यारे बच्चों बात को ध्यान रखेगा, ये प्रतिकर्षित कर रहा था क्योंकि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण। एक बात आप लोग बताओ, यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो कन्फर्म कर दिया कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और आवेश असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो देखो यही चीज ना है, आवेश के अध्ययन से हमको क्या निष्कर्ष मिला? कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में निष्कर्षण होता है। कैसे होता है? सॉरी, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो यहां से स्टार मार के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, या जो भी मैंने आपको करे लिख दीजिएगा, समान आवेश में, अतः समान आवेश में क्या होता है बताओ? समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में
प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में क्या होता है? असमान आवेश, आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये आप लोगों को लिख लेना है। क्या लिख लेना है? समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। देखो यहां से हमको पता चल गया कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, समान आवेश, देखो समान आवेश में क्या चीज हो रहा है? प्रतिकर्षण, प्लस प्लस से तो प्रतिकर्षण हो रहा है, प्लस माइनस मिल रहा है, तो क्या चीज हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। बताओ बताओ, यहाँ से समान आवेश में प्रतिकर्षण होना मतलब विकर्षण होना, और असमान आवेश अलग अलग आवेश है, उसमें बताओ आकर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बस इतना याद रखो, इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया। और ये आप लोग को ध्यान रखना है कि आवेश के अध्ययन में दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया। आपको बस इतने याद रखना है कि कांच की छड़ लिया था और एबोनाइट की छड़ लिया था। कांच की छड़ को प्यारे बच्चों बिल्ली के खाल से लगड़ा गया, यानी रेशम मतलब लगड़ा गया, तो इस पर विपरीत आवेश मतलब जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, जिसके कारण इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। इस कारण यहाँ से पता चल गया कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये वाला भाग क्लियर हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों आवेश क्या है। तो आवेश का परिभाषा बोल सकते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे? हम लोग आवेश बोलेंगे, बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिक किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे? जो भी चीज उत्पन्न होगा उसको आवेश नहीं कहेंगे। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या त्याग के कारण जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग प्यारे बच्चों आवेश कहेंगे। यानी यहाँ से आपको पता चल गया आवेश का परिभाषा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग के कारण जो उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? आवेश। तो आवेश का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग के कारण उत्पन्न होने वाले, लिखेंगे यहाँ से आवेश का परिभाषा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न गुण को क्या बोलेंगे? बताओ। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता के कारण गुण उत्पन्न गुण को क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। या तो एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, गुण को आवेश कहते हैं। एक और परिभाषा लिख सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थों पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या त्याग के कारण उत्पन्न होता है। क्या चीज होता है? या करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। ग्रहण के कारण उत्पन्न
होता है। ठीक है, ये हो गया, दोनों में से कोई एक परिभाषा याद रखो फिर भी याद रहेगा। ये किसी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या तो या ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। अब देखो आवेश दो प्रकार के, तो समझ जाओगे यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या त्याग के कारण उत्पन्न होता है, त्याग या ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से वही चीज है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से बस इतने चीज है, बस आप लोग यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से लिखा हुआ है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। क्या कहलाता था? आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। त्याग का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो त्याग करेगा एगो इलेक्ट्रॉन, उस पर एगो धनावेश उत्पन्न होगा। जो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर दो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो दो गो धनावेश उत्पन्न होगा। जो दो गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर दो गो माइनस आवेश आएगा। पांच गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर पांच गो माइनस आवेश आ जाएगा। अब देखो आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश के प्रकार, तो पहला प्रकार क्या है प्यारे बच्चों? आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका पहला होता है धन आवेश। अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, धन आवेश, धन आवेश। और दूसरा क्या चीज होता है बताओ? दूसरा होता है प्यारे बच्चों ऋण आवेश। धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश हुआ। तो बताओ एक आपका धन आवेश है और दूसरा आपका ऋण आवेश है, किसी को कोई दिक्कत? आवेश के प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला धन आवेश, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। यानी ध्यान पूर्वक समझो, जैसे पहला मैं चलूंगा, क्या चीज? धन आवेश। तो धन आवेश कहता क्या है? धन आवेश कहता क्या है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को, इस पदार्थ से हम लोग लग रहे हैं, ठीक है, तो इस पर पहले से था क्या चीज? माइनस इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इस पर माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में हम लोग लग रहे ना, तो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के क्या हुआ? इस पर चला आया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पर आ गया, तो इस पर एक धन आवेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? धन आवेश। यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हुआ? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देखो निकला, और जहां पर जाएगा, जहां पर, अच्छा ग्रहण करेगा उस पर तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन जहां पर त्यागा इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या उत्पन्न होगा? तो वहां पर आपका धन आवेश उत्पन्न होगा। देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो बताओ जहां पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर धन आवेश उत्पन्न हुआ, जहां पर इलेक्ट्रॉन, जहां पर लिया गया इसको वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। तो बताओ किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाया? धन आवेश कहलाया ना। देखो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा ना, तो देखो एगो धन आवेश उत्पन्न हुआ, हुआ ना। और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। यानी परिभाषा है धन आवेश का कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है। एगो इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ ना, तो बताओ उसके जगह पर क्या उत्पन्न हुआ? धन आवेश उत्पन्न हुआ। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ ना, तो यहाँ से लिखेंगे किस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों के कमी या त्याग बोल सकते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। बताओ कितना आसान चीज है, आप लोग याद रख सकते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है? कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या त्याग क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है।
जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एगो त्यागा। थोड़ा बड़ा फिगर ले लेता हूँ ताकि आप लोग और बढ़िया समझ जाए। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, उधर चल गया, ठीक है, घर्षण हुआ ना, जैसे कि एक दूसरे से लग रहे हैं, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना प्यारे बच्चों निकल के, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आवेगा, ठीक है, तो इस पर तो माइनस आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? माइनस आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो दो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला है, देखो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। ये फिगर को आप भूल जाओ, थोड़ा बढ़िया मैंने पढ़ दिया। देखो, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के क्रम में धनावेश कहलाता है। यहाँ से दो गो इलेक्ट्रॉन निकला है, वहां गया, जहां पर जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर, जहां पर अधिकतम होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है वहां पर धन आवेश उत्पन्न होता है। देखो दो गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ना, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो गया ना। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। अब ऋण आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश कहलाता है। उसी प्रकार आपका प्यार बच्चों ऋण आवेश का परिभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिभाषा ऋण आवेश का? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्यार बच्चों, तो यहां से आप लोग देखोगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रहा है, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, दो गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा प्यार बच्चों वो क्या होगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा ना उस पर। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो क्या कहलाएगा? तो आप लोग को याद रखना ऋण आवेश। और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? धन आवेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग को हम लोग धन आवेश कहेंगे, और ऋण आवेश क्या कहेंगे? किसी किसी पदार्थ पर पर इलेक्ट्रॉनों के किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी, अधिकता ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता अधिकता क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है ना। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर समझे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग को धनावेश कहते हैं, और यहाँ पर मैंने बोला किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या ग्रहण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या ग्रहण को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋण आवेश कहेंगे। जैसे वही वाला फिगर आपको बनाना है, यही वाला जो फिगर था ना, इसी वाला को फिगर को बना देना है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के अधिकता हो रहा है, ठीक है। तो इतना आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब आवेश का ओरिजिनल परिभाषा देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में, थोड़ा नया परिभाषा में थोड़ा देखता हूँ। बताओ एक बात आप लोग समझ गए ना? यहाँ से एक बात बताओ तो बताओ, ये वाला बताओ, गुण एक प्रकार का चुंबकीय गुण नहीं है? बताओ चुंबक में क्या चीज होता है? आकर्षण प्रतिकर्षण होता है कि नहीं? ये पहले बताओ तो। चुंबक में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है। चुंबक आकर्षित करता है कोई चीज को, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, साउथ नॉर्थ रहेगा तो आकर्षित करेगा। तो बताओ तो आवेश में एक प्रकार का चुंबक का गुण नहीं है? अब विद्युत का गुण है कि नहीं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आवेश में विद्युत का भी गुण है, नहीं पता है? आवेश एक प्यार बच्चों एक विद्युत का भी गुण इसमें कहो कैसे? देखो इस प्रकार से आप लोग करोगे प्यार बच्चों, आप लोगों को पता हाथ गर्म होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। तो प्यार बच्चों हमारा हाथ गर्म हो रहा है यानी कि विद्युत उत्पन्न हो रहा है। वो छोड़ो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में, ठीक है, 1752 ईस्वी में एक पतंग उड़ाया। क्या उड़ाया प्यार बच्चों? काइट, यानी कि एक पतंग उड़ाया, ठीक है। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाया, ठीक है। यहाँ से पतंग उड़ाया, बंडा पतंग नहीं उसको उड़ाने आता था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बारिश आई, ठीक है, बारिश की बौछार इस पर हुआ ना, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था पता है? चावे का गुच्छा लटका दिया था, ठीक है। चावे का गुच्छा लटकाया, पता नहीं किस धागे का प्रयोग किया होगा इन्होंने 1752 में। इनको करेंट का अनुभव हुआ, तो यहाँ से उनको पता चला कि अच्छा ये आवेश
करंट हमें लगा क्यों, पहले वो सोचा। तो प्यार बच्चों करंट लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आवेश हर जगह है, ठीक है। तो उसको करंट लगा, तो यहाँ से उनको पता चला कि अच्छा आवेश जो है एक प्रकार का विद्युतीय गुण है, आवेश में क्या चाहिए, एक प्रकार का विद्युतीय गुण भी है। तो यहाँ से उन्होंने को पता चला करंट लगने के बाद कि हमको करंट लगा क्यों, इसी से विद्युत का यहाँ से आविष्कार हुआ। आवेश के बारे में इतना ज्ञान उनको मिला, उनको पता चला कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है, मतलब प्लस प्लस में प्रतिकर्षित होता है, प्लस माइनस में आकर्षित होता है, यहीं से इनको पता चला, ठीक है। पतंग उड़ा रहे थे उसी समय। तो आवेश का नया परिभाषा कहता है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। ऐसे बोल सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं, बताओ ये विद्युतीय क्षेत्र का अनुभव आवेश नहीं कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव नहीं करता, जब असमान आवेश रहता है तब प्लस माइनस आवेश रहता है, तो बताओ आकर्षित होता है कि नहीं, तो कहोगे हाँ आकर्षित होता है। तो यहाँ से तुमको नहीं पता चल रहा है कि चुंबकीय गुण भी आकर्षण होना, आकर्षण का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना, यानी कि चुंबकीय गुण है। प्रतिकर्षित का मतलब आप लोग का अलग 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 रहेगा, तो प्रतिकर्षित भी होगा। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। ये सबसे बेहतर परिभाषा, तो यही परिभाषा को मैं थोड़ा आप लोगों को लिख के दिखा दो क्या। हाँ तो लिख लो, एक और आवेश की परिभाषा लिख लो थोड़ा इससे पहले, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, तो यहाँ से लिख देता हूं मैं। आवेश का नया परिभाषा यही बोर्ड में लिखना कराएगा तब, ठीक है। लेकिन आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का क्या करता है, दोनों का अनुभव करता है, दोनों का अनुभव करता है, ठीक है। देखो परिभाषा कहता है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, बताओ तो। आवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ये सबसे सटीक और सबसे आसान परिभाषा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें, इसमें किसी को दिक्कत है तब बोलो। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। बताओ आवेश को किससे सूचित करते हैं, आवेश को बताओ, आवेश को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू तो सूचित करते हैं, स्मॉल को स्मॉल, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ठीक है, कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं, क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बताओ आवेश में इतना तो आप लोग को जानना ना पड़ेगा कि आवेश को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से सूचित करते हैं। फिर बताओ आवेश कौन सी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है ना कि नहीं है, बताओ आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है। पता है कि ना कि आवेश एक अदिश राशि है, बताओ आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है। और आवेश का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, जे नहीं पता है, क्यू बराबर एन ई होता है। क्या चीज होता है, क्यू बराबर एन ई आवेश का फार्मूला होता है। क्या चीज होता है, क्यू बराबर एन ई आवेश का फार्मूला होता है। ये बात आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आवेश का क्वांटमीकरण भी पढ़ेंगे तो वहां से और भी मजा आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को प्यार में उत्पन्न करता है। आवेश को स्मॉल क्यू है तो कैपिटल क्यू से सूचित कर सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का फॉर्मूला क्यू बराबर एन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इतना हो गया, तो चलो आवेश का मात्रक रह गया प्यारे बच्चों,
तो यहाँ से आप लोग देख लो मात्रक क्या कहता है। तो देखो आवेश का मात्रक अब कहता है प्यारे बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम जानते हैं ना। हाँ तो देख लीजिए आवेश का मात्रक क्या होता है, थोड़ा बढ़िया कलर लीजिए, टंच कलर, ताकि मजा आ जाए। ठीक है, राइटिंग हमको सुधारना पड़ेगा, बड़े बेकार महा बेकार है बोर्ड पर। ठीक है, चलो सुधार जाएगा, रोज करेंगे प्रैक्टिस। चलो यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता था, आवेश का मात्रक प्यार बच्चों, अच्छा विमान बताना भूल रहे थे, अच्छा इसी में बता देंगे, छोड़ो। आवेश का मात्रक देखो प्यार बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है पता है, आवेश का मात्रक प्यार बच्चों आप लोग कॉमन मात्रक सब लोग जानते हैं क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, जानते हैं ना। हाँ हर कोई जानता होगा, आशा करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। किसी को कोई दिक्कत इस मात्रक से नहीं ना, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अच्छा आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कभी, क्यू बराबर आई टी। बताओ क्यू बराबर आई टी से क्या पता चल रहा है, बताओ तो। क्यू बराबर आई टी ना पढ़े हैं, बताओ तो। ये आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर क्यू बटे टी, पढ़े हैं कि नहीं बताओ, पढ़े हैं ना। तो कहोगे हाँ, फार्मूला है, क्यू का मान निकलोगे तो यहाँ से क्यू बराबर आई टी निकलेगा। तो बता वो पहली बात तो यहाँ से परिभाषा निकल सकता है कि आवेश, क्यू का मतलब आवेश, आवेश किसके बराबर है, आवेश बराबर धारा और समय का गुणनफल है ना आवेश, धारा गुना समय, यानी कि धारा और समय के गुणनफल को हम लोग आवेश बोल सकते हैं ना। तो स्टार मार के लिख लो कहीं पे, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश का एक और मात्रक निकालेंगे प्यार बच्चों, मात्रक तो क्या निकलेगा बताओ, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा ना, एम्पियर, हाँ ना होगा, धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, समय का मात्रक घंटा या सेकंड ना होता है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया बताओ, एम्पियर घंटा मात्रक किसका हुआ, आवेश का मात्रक हुआ, यानी कि एम्पियर घंटा मात्रक हो गया किसका, आवेश का। ध्यान रहेगा, हाँ ध्यान रखना है। और एक एम्पियर घंटा का मान पता है कितना कूलाम के बराबर होता है, एक एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलाम के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत है, एक एम्पियर घंटा प्यार बच्चों आप लोग को ध्यान में रखना है, इतना होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, एक एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलाम। और सुनो एक कूलाम बराबर पता है क्या होता है, नहीं पता तो बस लिख लो, ठीक है पता रहना चाहिए। एक कूलाम बराबर पता है क्या होता है, एक कूलाम बराबर कितना होता है पता है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ होता है। कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ होता है। तो बताओ तुम लोग, एक स्टैट कूलम का मान इतना, अच्छा एक ईएसयू बराबर क्या हो जाएगा, एक ईएसयू बराबर तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये दो मान है जिसे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब कैसे हुआ ना समझ में आया तो पूछो, पूछो पूछो पूछो, कैसे पूछोगे ऑनलाइन। ये वाला दोनों मान आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक कूलम का जो मान होता है 3 × 10⁹ ईएसयू होता है, और एक एसयू जो होता है, मतलब इसी का उल्टा करेंगे, गुना में आए ये वाला तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ठीक है, आवेश का एक और मात्रक देखो, आवेश का छोटका मात्रक बड़का मात्रक ना लिखवाए हैं, तो आगे लिखो आवेश का बड़ा मात्रक। क्या चाहिए, आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक पता है नहीं पता है, हाँ नहीं पता है। ठीक है, आवेश का बड़ा मात्रक फैराड होता है। कैसे होता है, फैराड होता है, फैराड। ठीक है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। एक फैराड बराबर पता है कि नहीं पता है, एक फैराड, एक फैराड बराबर क्या होता है बता दो, एक फैराड, एक फैराड जो होता है प्यार बच्चों किसके बराबर है, 96,500 कूलम के। इसीलिए आवेश का बड़का मात्रक क्या होता है पता चला,
इसीलिए आवेश का बड़का मात्रक फैराड होता है। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, ये पता है तुम लोग को? आवेश का वो वाला ही मात्रक देख लो, आवेश का छोटा मात्रक। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। क्या चीज होता है? फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन का मान तुम लोगों को पता है? एक एफआर बराबर, एक फ्रैंकलिन का मान होता है 10.335 गुना 10 की घात -10 गुलाम। ये होता है प्यार बच्चों क्या चीज? एक फ्रैंकलिन का मान। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है, अब इसका एव कूलम वगैरह होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक क्या होता है? आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। तो ये भी लिख लो, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। कैसे होता है? स्टैट कूलम होता है। ठीक है, अच्छा, एक स्टैट कूलम किसको कहा जाता है? तो ये भी आप लोग समझ लो, ईएसयू को ही स्टैट कूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैट कूलम। ईएसयू को ही स्टैट कूलम कहा जाता है। ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? एक यानी कि एक ईएसयू को ही एक स्टैट कूलम कहा जाता है। और एक ईएसयू का मान अभी हम थोड़ी देर पहले आपको क्या बताए थे, भुला का गए नहीं ना? देखो, एक स्टैट कूलम को अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं क्या होता है। जो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो एक स्टैट कूलम इसको लिख सकते हैं ईएसयू को, क्योंकि दोनों चीज एक है। ईएसयू जो है इसको स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं। तो एक स्टैट कूलम का मान ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलम बोल सकते हैं ना? तो हाँ, ठीक है, इतना चीज क्लियर है? बताओ, इतना चीज क्लियर है? तो एक बात तुम लोग बताओ, इतना तो आप लोगों को पता ही है, मुझे पता है। अब ये बताओ तुम लोग कि एक कूलम बराबर कितना ईएमयू? एक कूलम बराबर 10 ईएमयू होता है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो एक एमयू का मान निकालेंगे, एक एमयू का मान निकालेंगे तो 1/10 कूलम हो जाएगा ना? हाँ, एक कूलम बराबर 10 ईएमयू होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? एक कूलम बराबर कितना ईएमयू? 10 ईएमयू होता है। कितना ईएमयू होता है? 10 ईएमयू होता है। तो एक एमयू का मान निकालेंगे तो 1/10 कूलम, यानी कि एक एमयू को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात -1 कूलम लिख सकते हैं ना? तो हाँ, इतना लिख सकते हैं। तो एक बताओ, एक एमयू का मान ईएसयू में कितना होता है? एक एमयू का मान ईएसयू में, ईएसयू का मान ईएमयू में कितना होता है? तो एक एमयू बराबर कितना होता है? एक क्वेश्चन लिखो, एक ईएमयू, एक एमयू का मान ईएसयू में कितना होता है? ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। ईएसयू का मतलब होता है मतलब कि स्थिति जो होता है, कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंग्लिश में याद है। ठीक है, ईएमयू का मान, एक ईएमयू का मान ईएसयू में कितना होता है? कितना होता है तो वो भी आप लोग थोड़ा देख लो। एक एमयू का मान कितना ईएसयू में कितना होता है? छोटा नहीं लिखा हुआ, होता है लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एमयू बराबर कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे, बताइए कितना? 10 कूलम होता है ना? हाँ? एक एमयू बराबर देखो ना, एक एमयू बराबर, अच्छा, एक कूलम और 10 है तो एक एमयू बराबर, एक एमयू, एक ईएसयू। ठीक है, थ्री गुना एक एमयू 10 कूलम, एक एमयू बराबर 10 कूलम ना लिखे हैं? गड़बड़ का हो गया, देखिए दीदी तो।
हाँ, 1 mu बराबर 10 कूलम होता है, उल्टा लिख दिया ना। 1 mu बराबर 10 कूलम होता है, उल्टा लिख दिया ना। ये म्यू बराबर 10 कूलम होता है, ठीक है। ठीक है, तो 1 कूलम का मान कितना हो जाएगा, 1/10। 1 कूलम का मान कितना हो जाएगा, 1/10। 1 कूलम का मान निकलेगा 10 EMU हो जाएगा, ठीक है, यही ना हो जाएगा। उल्टा लिख दिए ना। 1 कूलम बराबर 10 की घात -1 EMU, इसको लिख सकते हैं। तो इसका मान अब बताओ वो क्या हो जाएगा। 1 MU का मान ESU में कितना हो जाएगा, आप लोग गुना करके निकाल लीजिए। एक और मिला लेते हैं। 1 MU 10 कूलम, ये बड़े काम यूज होता है, इसलिए ध्यान से निकल जाए। 1 MU 10 कूलम, तो 1 कूलम का मान 10 की घात 10 MU, ठीक है। अब AMU का मान कितने ESU के बराबर होता है, तो 1 MU बराबर कितना होता है, 10 कूलम होता है। तो 1 EMU बराबर लिखेंगे, तो बताओ 10 × 1 कूलम, इसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो हाँ। तो 1 MU बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ तो 10 गुना, ठीक है, 10 गुना 1 कूलम का मान कितने ESU के बराबर है, अभी ना बताएं, बताओ, भुला कैसे गए रे विनोद। देखो कितना होता है, 3 × 10 की ना, हाँ, 1 कूलम बराबर 3 × 10 की घात 9 ESU है, तो वही ना लिखेंगे। 3 × 10 की घात 9 ESU होता है 1 कूलम के बराबर, ठीक है। तो बगल में लिख देंगे, चूंकि 1 कूलम बराबर 3 × 10 की घात 9 ESU, ठीक है। तब बताओ, जोड़ो पावर, EMU बराबर कितना हो गया, आधार सेम पावर जोड़ेगा तो 3 × 10 की घात 10 ESU हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ESU, कितना हो जाएगा ये ESU, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, तो ये पॉइंट था प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जा सकते हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश बताओ, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश स्टार मान के लिख लो। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, ये क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन पर मास, यही होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान अगर पूछेगा एग्जाम में, तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना। बताओ क्या होता है, इसका फॉर्मूला कहता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बटा में इलेक्ट्रॉन पे मास। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10 की घात -19 गुलाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 × 10 की घात -31 kg, ठीक है। इसको माइनस कीजिएगा ना, तो आपका निकलेगा 1.76 × 10 की घात 18 गुलाम प्रति kg, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये वाला मान इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर मास, ये वाला आपको मान याद रखना है, ठीक है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पूरा पूरा 1.76 को 1.8 लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कर दीजिए, गुलाम प्रति kg, ठीक है। ये वाला मान आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम 18 लिख दे, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 11 होता है पावर, पावर 11 ना हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, -31 है, ऊपर जाएगा तो पता है क्या चीज हो जाएगा, ये प्लस का 31 हो जाएगा। +31 में जितना जाएगा माइनस करके गुना भाग करके इसका पावर थोड़ा बढ़ के 11 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में ना ध्यान है, लिखवे के तो ना है। विद्युत आवेश के क्वांटम ESU कितने के बराबर, विद्युत आवेश का क्वांटम, ठीक है, ESU मान कितना, विद्युत आवेश के क्वांटम का ESU मान कितना होता है, तो लिख लो। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम, ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम, ठीक है, पता है क्वांटम ESU में कितना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कितना होता है, तो ध्यान दो, कितना होता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में कितना होता है। तो आपको पता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम क्या होता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, ये ना होता है,
तो बताओ, तो ये इश्यू में ना चाहिए हमको, तो 1.6 गुना 10 की घात -19, एक कुलम का मान कितना होता है, इंटू 1 कुलम लिख सकता हूँ इसको। हाँ, तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कुलम। और बताओ एक कुलम कितने यीशु के बराबर है, 3 गुना 10 की घात 9 यीशु। पावर जोड़ लो तो 16 4.8 हो जाएगा, गुना 10 की घात, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 यीशु ये मान हो जाएगा, ठीक है। ये मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है विद्युत आवेश का क्वांटम यीशु में मान, ठीक है। ये सब का सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ अब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लोग नहीं जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है, इतना ही धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, ठीक है, प्रोटॉन पर कितना होता है, आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पर आवेश, तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है नहीं भैया, न्यूट्रॉन पर आवेश करने से आ गया, न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है, दिक्कत है। तो ये सब थोड़े पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। अब मास के लिए देख लो, क्या क्या चीज के लिए, मास के लिए। तब बता वो इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, याद है आप लोग को, 9.1 गुना 10 की घात -31 kg, ठीक है। ये है मास किस पर, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। प्रोटॉन पर मास कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश द्रव्यमान है, प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है पता है आप लोग को, 1.6 गुना 10 की घात -27 kg, ठीक है। ये होता है द्रव्यमान, ठीक है, दिक्कत है। बताओ प्रोटॉन हो गया, आप बताओ यहाँ पे न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान, ठीक है, ये होता है 1.6 गुना 10 की घात -27 kg, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो ये भी थोड़ा लिख लो। अल्फा कण इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश पता कितना होता है, उससे जानने से पहले अल्फा कण किससे बना हुआ, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से बना हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश प्लस 2 इंटू प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। तो यहाँ से गुना होगा तो 16 दूनी 32, इतना प्लस आवेश इतना होता है, ठीक है। किस पर था, अल्फा कण पर, ठीक है। तो जितना भी था प्यारा बच्चों पूरा मैंने आवेश के बारे में बता दिया। अब क्या बताऊं, अब जो भी रह गया अब इसका गुण इसके आगे से पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ये आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।